नमस्कार मेरे जिज्ञासु दोस्तों। 21वीं सदी में कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई शहर समुद्र में डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या, मोटर गाड़ियों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन, बिजली से चलने वाले हज़ारों किस्म के उपकरण और बहुत सारे अन्य कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर रीजन के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में मालदीव, पलाओ, माइक्रोनेशिया, फिजी, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। न जाने ऐसे कई कितने छोटे बड़े द्वीप पानी में समा रहे हैं। ये तो 21वीं सदी की बात है, जब हम आए दिन प्रदूषण से परेशान रहते हैं। पृथ्वी में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि मानो सूरज देवता पृथ्वी के बहुत करीब आ गए हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका का एक बड़ा हिस्सा 2050 तक पानी में डूब जाएगा। जलवायु परिवर्तन के चलते वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी होने से देश के 70% से अधिक हिस्से को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। बैंकॉक हर साल 1 सेंटीमीटर पानी में डूब रहा है। वेनिस शहर में हर साल 4 बार बाढ़ आती है। इसके अलावा न्यूयॉर्क, मियामी, जकार्ता आदि शहर भी डूबने की कगार पर हैं। आज से हजारों वर्ष पहले भारत के कन्याकुमारी के दक्षिण में 7000 किलोमीटर तक फैला कुमारी कंदम महाद्वीप समुद्र में समा गया था। कुमारी कंदम के समुद्र में समाने का क्या कारण था, ये किसी को नहीं पता। लेकिन क्या उस समय ग्लोबल वार्मिंग के चलते इतना विशाल महाद्वीप पानी में समाया होगा? ये उस समय की बात है जब गाड़ी या बिजली से चलने वाले उपकरण ही नहीं हुआ करते थे। आइए जानते हैं क्या कहानी है कुमारी कंदम की। कुमारी कंदम दक्षिण भारत में स्थित हिंद महासागर में खो चुकी तमिल सभ्यता है। इसे कुमारी कंदम या कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। भारत के समुद्र विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान में शोधकर्ताओं के अनुसार 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज से 100 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे था। पिछले 12 से 10,000 सालों में समुद्र के बढ़ते हुए स्तर ने बाढ़ का काम किया है। इस तरह से महाद्वीप जलमग्न हो गया। कुमारी कंदम के अस्तित्व को साबित करने वाला प्रमाण पर्क स्ट्रेट में मौजूद है, जो कि श्रीलंका में है। यह मुख्य भूमि को भारत से 18 मील की दूरी को जोड़ने वाली चूना पत्थर, रेत, गाद और छोटे कंकड़ से बनी बलुआ रेत की एक श्रृंखला है। इसे श्रीलंका में एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कुमारी कंदम एक महाद्वीप था और वहाँ के पांड्यन राजा पूरे भारतीय महाद्वीप के शासक थे। जब कुमारी कंदम जलमग्न हुआ तो वहाँ के वासी संपूर्ण विश्व में फैल गए और कई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। इस तरह अनेक साक्ष्य और भी हैं जो यह दावा करते हैं कि भारत के दक्षिण में एक महाद्वीप और था, जो अफ्रीका और मेडागास्कर के मध्य स्थित था। 19वीं सदी में अमेरिकी और यूरोपीय विद्वानों के एक वर्ग ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य समानताएं समझाने के लिए जलमग्न हो चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया। इस डूबे हुए महाद्वीप को उन्होंने लेमोरिया का नाम दिया। इस दौरान एक और महाद्वीप खोजा गया जिसका नाम मू रखा गया। वर्तमान में जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव आ रहे हैं या बदलाव आने की आशंका जताई जा रही है, उसी प्रकार प्राचीन काल में एक बार ऐसा हुआ था जिसके कारण लेमोरिया और मू नाम के 2 महाद्वीप जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस पर अभी भी शोध कर रहे हैं। विश्व के खोजकर्ताओं का दावा है कि इन दोनों महाद्वीपों पर सभ्यता काफी विकसित थी। ऐसा माना जाता है कि भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8,000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जाने माने खोजकर्ता फिलिप स्कॉल्टर का यह भी कहना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इन्हीं महाद्वीपों पर हुई थी। ये दोनों महाद्वीप किसी भौगोलिक कारण की वजह से समुद्र में समा गए। विश्व की सभी जातियों एवं धर्मों में भी महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। केवल धर्म ही नहीं, भौगोलिक साक्ष्य भी पृथ्वी पर कई विनाशकारी हलचलों को दर्शाते हैं, चाहे वो भूकंप के रूप में हो या ज्वालामुखी के रूप में हो, ग्लोबल वार्मिंग या हिमयुग के रूप में हो। पृथ्वी के निर्माण से लेकर अब तक विनाश के कई चरण हुए हैं तथा कई प्रजातियां विलुप्त हुई हैं और कई नई सभ्यताओं का विकास भी हुआ है। आदिम जनजातियों में भी जल महाप्रलय का उल्लेख कहानियों के रूप में हुआ है। इसी क्रम में इस महाद्वीप का उल्लेख भी प्राचीन तमिल साहित्य में पाया जाता है।
तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। कुमारी कंदम आज के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। तमिल शोधकर्ताओं और विद्वानों के एक वर्ग ने तमिल और संस्कृत साहित्य के आधार पर समुद्र में खो चुकी उस भूमि को पांड्यन महापुरुषों के साथ जोड़ा है। तमिल शोधकर्ताओं के अनुसार कुमारी कंदम के पांड्यन राजा का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। दक्षिण भारत के लोकगीतों में इतिहास के साथ इस खो चुकी इस सभ्यता का वर्णन मिलता है। जब इसके बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता भारत के नगरों में पहुंचे, तब लोकगीत और कथा को बल मिला। तमिल लेखकों का मानना है कि आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम नामक द्वीप में हुआ था, लेकिन कई लोग इसे काल्पनिक सभ्यता कहते हैं। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। 1903 में विजी सूर्य कुमार ने इसे सर्वप्रथम कुमारी कंदम नाम दिया था। कहा जाता है कि यह कुमारी कंदम ही रावण के देश लंका का विस्तृत स्वरूप है, जो कि वर्तमान भारत से भी बड़ा था। फिलिप स्कॉल्टर ने अपनी किताब द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर, जो 1864 में प्रकाशित हुई थी, में लिखा था कि मेडागास्कर और भारत में बहुत बड़ी संख्या में बंदरों के जीवाश्म मिले हैं, जिससे यहाँ एक नई सभ्यता का अनुमान व्यक्त किया जा सकता है। कुमारी कंदम का क्षेत्र उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला था। लेमुरिया शब्द लेमूर नामक जीव से आया है, जो बंदर एवं गिलहरी का मिश्रित रूप है। लेमूर का मूल स्थान मेडागास्कर है, लेकिन यह भारत एवं मलाया में भी पाया जाता है। इसलिए यह माना गया है कि ये जीव तभी भारत पहुंचे होंगे जब कोई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा एवं जिसने भारत एवं मेडागास्कर के बीच में सेतु का काम किया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी नर वानर की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अतः जितनी भी जातियां वर्तमान भारत की धरती पर जीवित हैं या विलुप्त हो चुकी हैं, उनका मूल स्थान कहीं न कहीं वर्तमान भारत से बाहर रहा होगा। रॉय ने दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण भारत के बीच एक लेमुरिया द्वीप की कल्पना की है, जो अब जलमग्न हो चुका है। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि मुंडा जाति लेमुरिया द्वीप से होती हुई भारत आई थी। आइए जानते हैं कुमारी कंदम के समुद्र में समा जाने के क्या कारण थे। ऐसा माना जाता है कि हिमयुग के अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जलस्तर बहुत बढ़ गया और अतः यह सभ्यता पानी में समा गई। तमिल लेखकों का मानना है कि जब ये महाद्वीप जलमग्न हुआ तो उसका 7000 मील का क्षेत्र 49 टुकड़ों में बंट गया था। इस वजह से लोगों ने अलग अलग जगह शरण ली और पूरी दुनिया में कई नई सभ्यताओं, यूरोप, अफ्रीका, भारत, मिस्र, चीन इत्यादि का विकास हुआ। तमिल विद्वानों के अनुसार कुमारी कंदम वह स्थान है जहाँ पांड्यन शासन काल के दौरान पहली 2 तमिल संगम का आयोजन किया गया था। उन्होंने तमिल भाषा और संस्कृति की प्राचीनता साबित करने के लिए कुमारी कंदम को सभ्यता का उद्गम स्थल बताया। कुमारी कंदम का वर्णन प्राचीन तमिल साहित्य में विस्तार से मिलता है, जिसमें शिल्पादिकारम और मणिमेखलाई भी शामिल हैं। शिल्पादिकारम के अनुसार कुमारी नाडु में पांड्य राजा राज करते थे। कुमारी कंदम में कुमारी और पहरोली नामक 2 नदियां बहती थी, जो अब कुमारी कंदम के साथ समुद्र में समा गई हैं। इस महाद्वीप के बीचों बीच एक पर्वत भी था, जिसका नाम मेरू था। यह महाद्वीप 700 कवातम तक फैला था। कवातम को उस समय एक क्षेत्र की दूरी मापने में उपयोग किया जाता था। 15वीं शताब्दी की एक किताब कनक काथिकारम के अनुसार एक कवातम 10.06 किलोमीटर के बराबर होता है। 700 कवातम को 10.06 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 7041 किलोमीटर आएगा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुमारी कंदम कितना बड़ा महाद्वीप था। आइए जानते हैं संगम क्या होता था। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहते थे। संगम शब्द का अर्थ है संघ, परिषद, गोष्ठी या संस्थान। संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषाचार्यों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी। इन परिषदों या संगम का आयोजन पांड्य राजाओं के राज्य में हुआ था। संगम में उन कवियों व लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना होता था जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाना चाहते थे।
संगम की अप्रूवल के बाद ही कोई रचना पब्लिश होती थी। पांड्यों के शासन में 3 संगम हुए हैं। तीनों संगम 9,950 वर्षों तक चले। इन वर्षों में कुल 8,558 कवियों ने अपनी रचनाओं से संगम साहित्य को और श्रेष्ठ बनाया। इन्हीं तमिल संगमों के माध्यम से हमें प्राचीन महाद्वीप कुमारी कंदम के अस्तित्व के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल ट्रू फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।